दोस्तों वेलकम करता हूँ जज्बातों का जहां वेद जावेद अख्तर। और आप सुनना शुरू कर चुके हैं शर्लक होम्स की एक नई कहानी विस्टेरिया लॉज। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए ताकि आने वाली कहानी आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए जल्दी से नई कहानी शुरू करते हैं। मैंने अपनी डायरी में दर्ज किया था कि वह सन 1892 ईस्वी के मार्च महीने के अंतिम दिनों का एक उदास और धूल भरा दिन था। उस समय हम लंच कर रहे थे जब होम्स को एक टेलीग्राम मिला। उसने उसी समय उसका जवाब भी घसीट दिया, यानी लिख दिया। वह बोला कुछ नहीं, लेकिन मामला उसके दिमाग में घूम रहा था। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि वह लंच के बाद बड़ी ही सोचपूर्ण मुद्रा के साथ आतिशदान के पास जाकर खड़ा हो गया और खामोशी के साथ अपना पाइप पीने लगा। बीच बीच में वह टेलीग्राम से आए संदेश पर भी नजर डाल लेता था। अचानक वह मेरी तरफ घुमा। उस समय उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मैं समझता हूं वॉटसन कि तुम एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते तुम्हें शब्दों का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। वह बोला, तो ये बताओ, तुम विलक्षण शब्द की क्या व्याख्या करोगे? अजीब, अनोखा या फिर अनूठा? मैंने कुछ मिलते जुलते शब्द सुझाए, लेकिन मेरी इस व्याख्या पर उसने सिर हिला दिया। यह शब्द बड़ा धोखेबाज शब्द है, होम्स बोला। इस शब्द को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी अनोखे अनुभव को महसूस करने जा रहे हैं, लेकिन असलियत में इस शब्द के पीछे एक रहस्यपूर्ण भयानकता का अर्थ छुपा हुआ है। तुम याद करो कि तुमने जितने भी मेरे कारनामों को पाठकों के सिर पर थोपा है, उसमें इस शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है। तुम्हें तुरंत इस बात का एहसास हो जाएगा कि जहां हम किसी की प्रतिभा को विलक्षण कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसी और के अपराध को भी विलक्षण कह देते हैं। वो लाल बालों वाले आदमी का केस तो तुम्हें याद होगा। देखने में कितना विलक्षण केस था, लेकिन असलियत में क्या था? डकैती की एक नाकामयाब कोशिश। इसी तरह संतरे की 5 फांकों वाले मामले को ले लो। कितना विलक्षण केस था वो, लेकिन साथ ही कितना भयानक और खूनी षड्यंत्र भी था। इसलिए ये शब्द जब भी मेरे सामने आता है तो मैं सावधान हो जाता हूं। क्या ये शब्द टेलीग्राम में है? मैंने पूछा। जवाब में उसने टेलीग्राम को ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। अभी हाल में एक बहुत ही आश्चर्यजनक और विलक्षण अनुभव हुआ। क्या मैं आपसे इस बारे में कुछ विचार विमर्श कर सकता हूँ? आदमी है या औरत? मैंने पूछा। माय डियर वॉटसन, तुम जानते हो कि इन दिनों खास काम न होने की वजह से मैं कितना बोर हो रहा हूँ। मेरा दिमाग एक तेज गतिशील इंजन की तरह है। अगर इसे व्यस्त रहने के लिए कोई काम ना मिले, और काम भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ठोस सॉलिड काम जिसमें अक्ल का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, और अगर ऐसा काम ना मिले तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, बोर होने लगता है। आजकल है क्या, वही रोजमर्रा की साधारण जिंदगी। अखबार बासी खबरों से भरे पड़े हैं, कहीं कोई रस नहीं। इस वक्त तो हालत यह है कि बिजी रहने के लिए कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हाथ में आ जाए तो बोरियत कुछ कम हो। लो, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो मुझे लगता है कि शायद हमारा क्लाइंट आ गया है। सीढ़ियों पर नपे तुले कदमों की पदचाप सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक लंबा और संभ्रांत व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। उसके जीवन का इतिहास उसकी चाल ढाल और उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था। उसके सफेद गलमुच्छों और चश्मे के सुनहरे फ्रेम को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह पुरानी परंपराओं में विश्वास रखने वाला एक रूढ़िवादी आदमी है। उसकी चाल ढाल और कपड़े भी यह बोल रहे थे कि वह एक धार्मिक आस्था वाला आदमी है जो अपने संस्कारों के साथ दिल की गहराइयों तक जुड़ा है। लेकिन उसे देखकर यह भी साफ महसूस किया जा सकता था कि अभी हाल के किसी अजीबोगरीब अनुभव ने उसे बुरी तरह विचलित कर दिया है। इसका अंदाजा उसके बिखरे बाल, गुस्से और परेशानी से लाल चेहरे और बेचैन से हाव भावों से लगाया जा सकता था। अंदर आते ही उसने मतलब की बात शुरू कर दी।
मैंने एक ऐसा इकलौता और नागवार तजुर्बा हासिल किया है मिस्टर होम्स कि मेरी अब तक की पूरी जिंदगी में मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। निहायत ही बेहुदा और अशोभनीय। और गुस्से से उबलता हुआ अपने होंठ और गाल फड़फड़ाने लगा। आप पहले शांति से बैठिए मिस्टर स्कॉट एक्सलेस। शर्लक होम्स ने उसे मधुर आवाज में शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। और उसके बाद मुझे ये बताइए कि आपने मुझसे ही मिलना जरूरी क्यों समझा। देखिए जनाब, यह मामला मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें पुलिस की मदद ली जा सके। लेकिन जब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा तो आप भी इस बात को मानेंगे कि इस मामले को यूं भी नहीं छोड़ा जा सकता था। प्राइवेट जासूसों पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैंने आपका नाम सुना। वो तो ठीक है, लेकिन आप फौरन मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या मतलब? होम्स ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अब 2:15 बज रहे हैं, वो बोला। और टेलीग्राम 1 बजे के करीब दिया गया था। लेकिन आपकी हालत को देखकर किसी के लिए भी यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आप सुबह उठने के वक्त से ही परेशान हैं। हमारे क्लाइंट ने अपने बिखरे बालों को ठीक किया और अपनी बिना शेव की हुई ठोड़ी पर हाथ फेरा। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर होम्स। मैंने अपने हुलिये की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं उस मनहूस मकान से जल्दी बाहर निकल जाना चाहता था। लेकिन आपके पास आने से पहले मैं काफी देर इधर उधर पूछताछ करता रहा। मैं मकानों के दलाल से भी मिलने गया था। उसका कहना है कि मिस्टर गार्सिया का किराया दिया जा चुका है और विस्टेरिया लॉज में सब ठीक ठाक है। वाह वाह जनाब, होम्स ने हंसते हुए कहा। आप तो बिल्कुल मेरे दोस्त वॉटसन की तरह हैं, जिसे कि घटनाओं को बिखरे हुए अंदाज से पेश करने की आदत है। प्लीज, आप अपने विचारों की लगाम संभालिए और सारे किस्से को सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि वह कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने आपको मेरे पास सलाह मशवरा के लिए आने पर मजबूर किया। वह भी इस बेढंगी हालत में कि ना तो आपने अपने बालों में कंघी की और ना अपने कपड़ों के बटन ही सही ढंग से बंद किए। हमारे क्लाइंट ने उदासी के साथ अपनी बिगड़ी हालत को देखा। मैं जानता हूं इस समय मैं देखने में निहायत बेहुदा नजर आ रहा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं मिस्टर होम्स कि मेरी जिंदगी में पहले भी कभी ऐसा कोई मौका आया होगा। मैं वो सारा अजीब किस्सा आपको सुनाता हूँ। मुझे यकीन है कि उसे सुनने के बाद आप मेरी इस हालत के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे। लेकिन उसकी कहानी शुरू ना हो सकी। बाहर कुछ हलचल सी हुई। तभी मिसेज हडसन ने दरवाजा खोला और 2 लंबे तगड़े से अधिकारी किस्म के व्यक्तियों ने अंदर प्रवेश किया। उनमें से एक को तो मैं पहले से ही जानता था कि वह इंस्पेक्टर ग्रेगसन था, स्कॉटलैंड यार्ड का दबंग और प्रतिभाशाली जासूस। लेकिन वह उतना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था जितना कि वह अपने आप को समझता था। ग्रेगसन ने होम्स से हाथ मिलाया और फिर अपने साथी का परिचय कराया, जो कि सर्रे कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर बेनेस था। हम दोनों एक साथ ही किसी व्यक्ति को खोज रहे हैं मिस्टर होम्स, और हमें पता चला है कि हमारा शिकार इधर ही आया है, उसने कहा। और फिर अपनी शिकारी आंखें हमारे मुलाकाती की ओर घुमाता हुआ बोला। मैं समझता हूँ तुम ही पोफार्म हाउस वाले मिस्टर जॉन स्कॉट एक्सलेस हो। हाँ, मैं ही हूँ। हम सुबह से तुम्हारी तलाश में घूम रहे हैं। समझ गया, होम्स ने कहा। तुमने उस टेलीग्राम के जरिए इसका पता लगाया होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है मिस्टर होम्स। हमें चैरिंग क्रॉस पोस्ट ऑफिस से सुराग मिला और हम सीधे यहाँ आ गए। लेकिन मैंने किया क्या है जो तुम लोग सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए हो? हमें तुम्हारा बयान चाहिए मिस्टर स्कॉट एक्सलेस। हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर के नज़दीक विस्टेरिया लॉज में वे क्या घटनाएं घटी जिनकी वजह से पिछली रात मिस्टर अलोसियस गार्सिया की मौत हो गई। हमारा क्लाइंट सुन्न सा बैठा हुआ घूरता रह गया और उसके आश्चर्यचकित चेहरे पर एक रंग आने और दूसरा जाने लगा। मौत हो गई? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वह मर गया? जी जनाब, वो मर गया। मगर कैसे? क्या कोई एक्सीडेंट? हत्या। उसकी हत्या की गई है। हे भगवान,
ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर मगर तुम्हारा कहीं ये मतलब तो नहीं कि हत्या का संदेह तुम मुझ पर कर रहे हो? मरने वाले की जेब से तुम्हारा एक लेटर मिला है। उससे हमें पता चला कि पिछली रात तुम्हारा उसके घर पर जाने का प्रोग्राम था। हाँ, मैं वहां गया था। गए थे ना? वाह, हमें पहले से इस बात का शक था। उसके साथ ही एक झटके के साथ ऑफिशियल नोटबुक बाहर निकल आई। एक मिनट ठहरो ग्रेगसन, शर्लक होम्स ने रोका। तुम इनका सीधा साधा बयान ही लेना चाहते हो ना? साथ ही मिस्टर स्कॉट एक्सलेस को सावधान भी करना चाहता हूं कि इनका बयान इनके खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जब तुम कमरे में आए तो मिस्टर एक्सलेस हमें सब कुछ बताने ही जा रहे थे। मेरा ख्याल है वॉटसन कि थोड़ी ब्रांडी और सोडा इस समय मिस्टर स्कॉट के लिए अच्छा रहेगा। और सर, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके सुनने वाले जो इस वक्त कुछ बढ़ गए हैं, उनकी तरफ आप कोई ध्यान ना दें और अपनी कहानी को बिल्कुल उसी ढंग से सुनाएं जैसे कि इन लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले आप सुनाने का इरादा रखते थे। हमारा मेहमान एक ही सांस में ब्रांडी पी गया और उसके चेहरे का रंग वापस लौटने लगा। इंस्पेक्टर की नोटबुक की तरफ शक की नज़र से देखते हुए उसने फौरन अपना अजीबोगरीब और आश्चर्यजनक बयान शुरू कर दिया। मैं अविवाहित हूँ, उसने कहना शुरू किया, और कुछ सामाजिक सम्मान और मिलनसार स्वभाव होने के कारण मेरे परिचितों और दोस्तों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। इन्हीं में एक मेलविले परिवार है जो पहले शराब विक्रेता था और आजकल अल्ले माले मैंशन कैसिंगटन में रहता है। उसके घर पर एक दिन मेरी एक नौजवान से मुलाकात हुई जिसका नाम गार्सिया था। मैं समझता हूँ कि वह स्पेनिश मूल का था और किसी न किसी रूप में एम्बेसी से जुड़ा हुआ था। वह बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलता था। अपने जीवन में मैंने वैसा सुंदर और संस्कारी व्यक्ति शायद दूसरा नहीं देखा। न जाने कैसे हम दोनों में जल्दी ही अच्छे दोस्ताना संबंध कायम हो गए। पहली मुलाकात में वह मुझे पसंद करने लगा और हमारी मुलाकात के दूसरे ही दिन वह मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया। बातों ही बातों में उसने मुझे अपने घर विस्टेरिया लॉज में कुछ दिन बिताने का इनविटेशन दे दिया। आप तो जानते ही हैं, विस्टेरिया लॉज ईशर और ऑक्सफोर्ड के बीच में पड़ती है। खैर, पिछली शाम मैं उससे मिलने के लिए ईशर पहुंच गया। वहां पहुंचने से पहले ही बातों में वो मुझे अपने घर के बारे में काफी कुछ बता चुका था। उसके साथ उसका एक खास नौकर रहता है जो उसी का देशवासी है और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। इसके अलावा उसके पास एक रसोइया है जो बहुत बढ़िया खाना बनाता है। ये रसोइया उसे किसी यात्रा के दौरान मिल गया था। बहरहाल मैं उसके घर गया। विस्टेरिया लॉज ईशर के 2 मील दक्षिण में है। इमारत काफी बड़ी थी और सड़क से हटकर थी। इमारत के आगे एक घुमावदार रास्ता था जिसके किनारे पर ऊंची घनी झाड़ियां थीं। ये पुरानी सी खंडहर इमारत थी जिसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। जब मेरा तांगा उस घुमावदार घास वाले रास्ते पर से होता हुआ इमारत के पुराने से दरवाजे के सामने जाकर रुका तो मुझे अपनी अक्ल पर शक होने लगा कि मैं किसी ऐसे आदमी के घर कैसे आ गया जिसे कुछ दिन पहले मैं जानता तक नहीं था। खैर, उसने खुद दरवाजा खोला और बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। उसने मुझे अपने नौकर के हवाले कर दिया। वो मेरा बैग लेकर बड़ी ही बेजारी और बेरुखी के साथ मुझे मेरे बेडरूम तक पहुंचाने के लिए चल दिया। सारा माहौल मुझे बड़ा ही निराशापूर्ण और गमगीन सा लगा। खाना भी बस ऐसा ही था। हालांकि मेरे दोस्त ने मेरा मनोरंजन करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ है, क्योंकि वह एक बात को कहता कहता कुछ और बोलने लगता था। मैं काफी कोशिश के बावजूद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कहना क्या चाहता है। वो या तो लगातार मेज पर अपनी उंगलियों से तबला बजाता रहा या दांतों से अपने नाखून काटता रहा। जाहिर था किसी खास वजह से वह बहुत बुरी तरह नर्वस था। खाना भी ना तो सही ढंग का बना हुआ था और ना ही सही ढंग से परोसा गया था। ऊपर से उस खामोश और मनहूस से नौकर की मौजूदगी मुझे और भी बेचैन किए दे रही थी। मैं आपसे सच कह रहा हूं
कि इस दौरान मेरे दिमाग में कई बार ये बात आई कि मैं कोई बहाना बनाऊं और किसी तरह यहां से वापस लौट जाऊं। न जाने क्यों मैं ऐसा ना कर सका। एक बात मुझे याद आ रही है, हो सकता है कि आप दोनों पुलिस अफसरों को अपनी तहकीकात के दौरान उससे कुछ मदद मिल सके। हालांकि उस वक्त मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। खाना खत्म हो जाने पर नौकर ने मेरे दोस्त को एक पुर्जा सा दिया था। मैंने नोट किया कि उसे पढ़ने के बाद मेरा दोस्त पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने सही ढंग से बातचीत करने का रहा सहा मुखौटा भी उतार दिया और खामोशी से बैठा हुआ सिगरेट पर सिगरेट फूंकने लगा। वह अपने ख्यालों में डूबा रहा और उसने यह बताने की जहमत भी गवारा नहीं की कि उस पुर्दे में क्या लिखा है। 11 बजे के करीब जब मैं सोने के लिए अपने कमरे की ओर चला तो मुझे उस मनहूस माहौल से छुटकारा पाने की बेहद खुशी थी। थोड़ी देर बाद गर्सिया मेरे कमरे में आया। उस समय वहां अंधेरा था। उसने पूछा, क्या मैंने घंटी बजाई है? मैंने कहा, नहीं तो वह मुझे इतनी रात परेशान करने के लिए माफी मांगता हुआ चला गया। साथ ही बताता भी गया कि रात का 1 बज रहा है। उसके बाद मैं तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद में सो गया। अब मैं इस किस्से के सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक हिस्से की तरफ आता हूँ। जब मैं जागा तो दिन काफी चढ़ चुका था। मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो 9 बज रहे थे, जबकि मैं खास तौर पर यह कहकर सोया था कि मुझे 8 बजे उठा दिया जाए। लिहाजा अपनी इस बात को ना मानने पर मुझे बेहद गुस्सा आया और मैंने नौकर को बुलाने के लिए घंटी बजाई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कई बार घंटी बजाई मगर नौकर नहीं आया। तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद घंटी काम नहीं कर रही। लिहाजा मैंने फटाफट कपड़े पहने और निहायत गुस्से में उबलता हुआ तेजी के साथ नीचे पहुंचा ताकि गर्म पानी का बंदोबस्त करने के लिए कह सकूं। उस वक्त आप मेरी हैरानी का अंदाजा लगा सकते हैं जब मैंने पाया कि वहां कोई नहीं था। मैं हॉल में जाकर जोर से चिल्लाया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब मैंने एक एक कमरा छान मारा, सब खाली पड़े थे। पिछली रात गार्सिया ने मुझे बताया था कि उसका बेडरूम कौन सा है। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, उसे जोर से खटखटाया। कोई जवाब न मिला तो हैंडल घुमाकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। बेडरूम खाली था और पलंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि रात को उस पर कोई नहीं सोया। बाकियों के साथ वह भी गायब था। विदेशी दोस्त, विदेशी नौकर, विदेशी रसोइया, रात में सब न जाने कहाँ गायब हो गए थे। विस्टेरिया लॉज में मेरे साथ यह अजीबोगरीब घटना घटी। इस विलक्षण कहानी को सुनकर शेरलॉक होम्स ने बड़ी विचारपूर्ण मुद्रा में अपने हाथों को आपस में रगड़ा। मानना पड़ेगा कि आपका यह अनुभव अपने आप में बेहद अनोखा और अनूठा है, वह बोला। आप क्या मैं ये जान सकता हूं कि उसके बाद आपने क्या किया? मैं उस वक्त बेहद गुस्से में था। पहले तो मैंने यही सोचा कि मुझे किसी बहुत ही बेहुदा किस्म के मजाक का शिकार बनाया गया है। मैंने अपना सामान पैक किया और अपने पीछे हॉल के दरवाजे को एक जोरदार आवाज के साथ बंद करके अपना गुस्सा जाहिर किया। अपना बैग हाथ में लिए ईशर की ओर रवाना हो गया। मैं सीधा एलन ब्रदर्स के यहाँ पहुंचा, जो इस इलाके में प्रॉपर्टी के सबसे बड़े दलाल हैं। मुझे पता चला कि उन्हीं की मार्फत वह इमारत किराए पर दी गई थी। तब मुझे इस बात का ख्याल आया कि सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए इतनी सारी जहमत नहीं की जा सकती और मकान किराए पर लेने के पीछे ज़रूर कोई और ही मकसद होगा। उसी समय मेरे दिमाग में यह बात भी आई कि शायद इस तरह उन लोगों के भागने का मकसद ये हो कि मकान का किराया ना देना पड़े। आखिर मार्च का महीना खत्म होने वाला था। जब यह बात मैंने दलाल को बताई तो उसने बताया कि किराया एडवांस आ चुका है। उसके बाद मैं शहर आया और सीधा स्पेनिश एम्बेसी पहुंचा। वहां गार्सिया को कोई भी नहीं जानता था। उसके बाद मैं मेलविले के पास गया, जिसके घर पर मेरी गार्सिया से मुलाकात हुई थी। मगर उसकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि वह गार्सिया के बारे में मेरे से भी कम जानता है। आखिरकार जब मुझे आपकी तरफ से अपने तार का जवाब मिला तो मैं यहां आ गया। मुश्किल केसों में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन अब मिस्टर इंस्पेक्टर, आपने जो कमरे में दाखिल होने के बाद कहा कि एक हत्या हो गई है और आप मेरी कहानी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है।
उस किस्से के बारे में मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि उस आदमी की हत्या कैसे हुई। अपनी ओर से तो मैं हर तरह से कानून की सहायता करना चाहता हूं। मुझे इस बात का यकीन है मिस्टर स्कॉट एक्सलेस, पक्का यकीन है, ग्रेगसन ने सहानुभूति जताते हुए कहा, क्योंकि जो कुछ आपने बताया वह उन तथ्यों से मेल खाता है जो जांच के दौरान हमारे सामने आए हैं। अच्छा, जरा ये बताइए कि डिनर के दौरान जो पुर्जा गार्सिया को दिया गया था उसका क्या हुआ? आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ है। उसने उसकी गोली सी बनाकर आतिशदान की आग में फेंक दिया था। कहिए मिस्टर बेनेस, आपका इस बारे में क्या कहना है? देहात के इलाके का वह पुलिस इंस्पेक्टर लाल चुकंदर से रंग का भारी बदन और भरे हुए चेहरे का आदमी था, जिसकी आश्चर्यजनक रूप से चमकीली आंखें घनी भवों और उभरे गालों के बीच में छुपी हुई थीं। एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी जेब से एक बदरंग सा कागज का टुकड़ा निकाला। शायद इस पुर्जे की गोली बनाकर उसने इसे कुछ ज्यादा ही जोर से फेंका था और यह आग के पीछे आतिशदान के कोने में जा गिरा, जिसकी वजह से यह जलने से बच गया। होम्स तारीफ करने वाले ढंग से मुस्कुराया। मानना पड़ेगा कि तुमने उस जगह की काफी अच्छी तरह से तलाशी ली है, जो यह छोटा सा कागज का पुर्जा भी ढूंढ निकाला। ठीक कह रहे हैं मिस्टर होम्स, मैं अपने काम को बड़ी बारीकी के साथ करता हूं। क्या मैं इसे पढ़कर सुनाऊं मिस्टर ग्रेगसन? शहरी इंस्पेक्टर ने सिर हिलाकर सहमति दी। यह क्रीम कलर का एक साफ कागज है जिस पर कोई वाटरमार्क नहीं। इसे किसी बड़े कागज में से एक छोटी सी कैंची से काटा गया है। इसे 3 बार मोड़कर जामुनी रंग की गोंद से चिपकाया गया था। इस पर काफी जल्दी से संदेश लिखकर किसी चपटी चीज से दबाया गया था। संदेश विस्टेरिया लॉज के मिस्टर गार्सिया के नाम है। संदेश इस प्रकार है: हमारे अपने रंग, हरा और सफेद, हरा खुला, सफेद बंद, मुख्य सीढ़ियां, पहला गलियारा, सातवां दाएं, हरी बनात, भगवान रक्षा करे, डी। ये किसी औरत के हाथ की लिखाई है जिसे पेनी नोक वाले पेन से लिखा गया है, लेकिन पता या तो किसी दूसरे पेन से लिखा गया है या किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है, क्योंकि लिखाई बड़ी और मोटी है। ये देखिए। बड़ा ही अनोखा संदेश है, होम्स ने उस पर नजर दौड़ाने के बाद कहा। जिस बारीकी के साथ आपने इसका निरीक्षण किया है मिस्टर बेनेस, उसके लिए आप वाकई बधाई के पात्र हैं। वैसे मैं इसमें कुछ मामूली से पॉइंट और जोड़ देता हूँ। इस पुर्जे पर जो अंडाकार शेप बनी है, यह शायद कोई मोहर है, और जिस कैंची से इसे काटा गया है वह आगे से थोड़ी मुड़ी हुई है। शायद नाखून काटने वाली कैंची हो, क्योंकि यह दो किनारों का तिरछापन इसी बात को साबित करता है। बेनेस मुस्कुराया। मैं तो समझा था कि मैंने इसका सारा रस निचोड़ लिया है, लेकिन फिर भी शायद कुछ बूंदें बाकी रह गईं। लेकिन यह मानने में मुझे कोई भी ऐतराज नहीं कि यह रहस्यमय संदेश पूरी तरह से मेरी समझ से बाहर है। वैसे मैं इतना जरूर समझ रहा हूं कि यह एक सीरियस मामला है, जिसकी जड़ में जरूर कोई औरत है। इस कॉर्टेक्सलेस इन सारी बातचीत के दौरान अपनी कुर्सी में पहलू बदलता रहा था। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पुर्जा आप लोगों को मिल गया, वह बोला, क्योंकि इससे मेरे बयान की सच्चाई का पता चल जाता है। लेकिन मुझे अभी तक आपने यह नहीं बताया कि मिस्टर गार्सिया के साथ क्या हुआ और उसके नौकर चाकर कहाँ चले गए। जहां तक मिस्टर गार्सिया का सवाल है, उसके बारे में मैं बता चुका हूं कि वह मर चुका है, ग्रेगसन ने बताया। उसकी लाश आज सुबह उसके घर से 1 मील दूर ऑक्सशॉर्ट कॉमन में पाई गई। उसका सिर किसी वजनी चीज की चोट से बुरी तरह कुचल दिया गया था। लाश एक निर्जन स्थान पर पाई गई, जहां कम से कम 1/4 मील की दूरी तक कोई मकान नहीं है। ऐसा लगता है कि उस पर पीछे से हमला किया गया है, और हमलावर उसके मर जाने के बाद भी उस पर चोट करता रहा था। बहुत ही भयानक ढंग से हत्या की गई है। आसपास कहीं कोई कदमों के निशान नहीं मिले,
ना कोई ऐसा सुराग हाथ लगा जिससे अपराधी का कुछ पता चल सकता। उसे लूटा तो नहीं गया? नहीं, उसे लूटने की कोई कोशिश नहीं की गई। बहुत ही दर्दनाक और भयानक, स्कॉट एक्सलेस ने परेशान सी आवाज में कहा। उसके इस भयानक अंत को सुनकर मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मेरा इस मामले से कोई मतलब नहीं है। फिर मुझे क्यों उसकी हत्या के साथ उलझाया जा रहा है? क्योंकि मरने वाले की जेब से वो पत्र बरामद हुआ जिसमें आपने उसे लिखा था कि कल रात आप उससे मिलने के लिए आएंगे, और कल रात ही उसकी हत्या हो गई। आपके पत्र के लिफाफे से हमें मरने वाले का नाम पता मालूम हुआ। सुबह 9 बजे के बाद हम उसके घर पहुंचे और वहां हमें ना तो आप मिले ना कोई और, इंस्पेक्टर बेनिस ने बताया। उसके बाद मैंने ग्रेगसन को तार भेजा ताकि वह लंदन में आपकी तलाश करें। इस बीच मैंने विस्टेरिया लॉज की छानबीन की। उसके बाद मैं शहर आकर मिस्टर ग्रेगसन से मिला और अब हम दोनों यहाँ हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमें अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, ग्रेगसन ने उठते हुए कहा। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए मिस्टर स्कॉट एक्सलेस, वहां आपका बयान कलमबद्ध किया जाएगा। मुझे चलने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जाने से पहले मैं मिस्टर होम्स से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आपका बड़ा नाम सुनकर आपके पास आया था। मुझे उम्मीद है कि आप सच्चाई का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है इंस्पेक्टर बेनिस कि आपको मेरे साथ काम करने में कोई एतराज़ नहीं होगा, होम्स ने बेनिस को देखते हुए कहा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा मिस्टर होम्स। इतना तो मैं समझ गया हूं कि आप बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस मामले की जांच कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको कोई ऐसा सुराग मिला जिससे इस बात का ठीक ठीक पता लग सके कि हत्या किस समय हुई? होम्स ने पूछा। वह 1 बजे से पहले वहां था। कितनी देर पहले ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1 बजे बारिश शुरू हो गई थी और हत्या उससे पहले की जा चुकी थी। ये तो असंभव है, स्कॉट एक्सलेस चिल्लाया, क्योंकि ठीक 1 बजे तो उसने मेरे बेडरूम में मुझसे बात की थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह उसी की आवाज थी। ताज्जुब की बात है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, होम्स ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास कोई खास सूत्र है? ग्रेगसन ने पूछा। ऊपरी तौर पर तो ये केस कोई खास पेचीदा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इसमें कई नए और दिलचस्प पहलू हैं, होम्स ने कहा। लेकिन इस बारे में अपना आखिरी और सटीक मत जाहिर करने से पहले मेरे लिए कुछ और बातों की जानकारी हासिल करना जरूरी है। वैसे इंस्पेक्टर बेनिस, अपनी जांच पड़ताल के दौरान क्या आपको इस पुर्जे के अलावा और भी कोई खास चीज मिली? इंस्पेक्टर ने मेरे मित्र की तरफ बड़ी अजीब नजर से देखा। एक दो खास चीजें तो हैं, बेनिस बोला। पुलिस स्टेशन में मैं अपना काम निपटा लूं तो उसके बाद मैं उनके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। मैं हर समय आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं, शर्लक होम्स ने घंटी बजाते हुए कहा। मिसेस हडसन, जरा इन सज्जनों को बाहर तक पहुंचा दीजिए और किसी लड़के के हाथ यह तार भिजवा दीजिए। वह जवाब के लिए 5 शिलिंग भी देगा। अपने मेहमानों के जाने के बाद हम काफी देर तक खामोश बैठे रहे। होम्स पाइप के गहरे कश लेता हुआ गंभीर मुद्रा में न जाने क्या सोचता रहा। अब बताओ वॉटसन, वह अचानक मेरी ओर मोड़ता हुआ बोला, तुम्हारा इस मामले के बारे में क्या विचार है? मुझे तो लगता है कि स्कॉट एक्सलेस सच बोल रहा है। मैं हत्या के बारे में तुम्हारा विचार जानना चाहता हूँ। मेरा तो ख्याल है कि मरने वाले के नौकरों के गायब होने का कारण यही है कि वह किसी न किसी रूप से उसकी हत्या से जुड़े हुए हैं और कानून से बचने के लिए फरार हो गए। कोई शक नहीं कि इस बात की भी पूरी संभावना हो सकती है, वह धीरे से सिर हिलाता हुआ बोला। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर वह दोनों नौकर उसकी हत्या में शामिल हैं, तो उन्होंने हत्या के लिए वही रात क्यों चुनी, जबकि उसके यहाँ एक मेहमान भी आया हुआ था? आखिर वह उस घर में अकेला उन्हीं के रहमो करम पर तो था। वह किसी भी रात उसका काम तमाम कर सकते थे। फिर वह भागे क्यों? यह सवाल भी ठीक है कि वह भागे क्यों। होम्स फिर धीरे से सिर हिलाता हुआ बोला। लेकिन इसके साथ ही एक और जबरदस्त फैक्ट भी है, और वह है कि हमारे क्लाइंट स्कॉट एक्सलेस का वह बयान, जिसके बारे में तुम्हारी भी यही राय है कि वह बयान इतना हैरत अंगेज होने के बावजूद भी बिल्कुल सच्चा है।
इस बयान के साथ साथ जो नए फैक्ट हमारी जानकारी में आए हैं, उनकी रोशनी में अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो हो सकता है कि हम सच्चाई के ज़्यादा नजदीक पहुंच जाएं। और तुम्हारा वे अनुमान क्या है? इतना तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा वॉटसन कि इस सारे मामले को किसी भी किस्म का मजाक समझना तो असंभव है, क्योंकि आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।